रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, ये होता क्या है इसको समझो। जब सर्किट ब्रेकर क्या करते हो, ब्रेक करते हो, पहले समझ लो उसके बाद से बताते हैं क्या होता है, लिखवा देंगे फिर। तो ये सर्किट ब्रेकर है, इसका फिक्स कांटेक्ट, ठीक है, एक फिक्स कांटेक्ट होता है सर्किट ब्रेकर में, एक मूवेबल कांटेक्ट होता है। जब इस मूवेबल कांटेक्ट को क्या करते हैं, ब्रेक कराते हैं। तो ब्रेक कराते हैं तो सोचते हैं इसको खूब डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर्क बुझ जाएगा। ऐसा अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि अगर इसको डिस्टेंस तक, खूब ढेर सारा डिस्टेंस तक ले गए तो इसका क्या हो जाएगा, आर्क बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि आर्क करंट कम हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस था, जो आर्क करंट था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, V आर्क बटे आई, V बटे आर। ठीक है, जब आर्क रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे, आर्क रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा था, इसका लेंथ बढ़ाकर, तो ये क्या हो जा रहा था, ये कम हो जा रहा था। लेकिन इसी में एक आर्क वोल्टेज होता है, इसी में ये ऊपर वाला वोल्टेज होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, A प्लस बी डी लिखवाए थे इसको, बटे में आई आर, इसको लिखवाए थे जब शुरुआत में पढ़ाए थे, तो जब आर्क क्विंचिंग पढ़ा रहे थे। तो इसमें ए और बी क्या है, मटेरियल का कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट और मूवेबल कांस्टेंट का ये क्या है, कांस्टेंट है। डी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, और ये आर्क करंट है। देखो यहां से आर्क करंट, तो इसको घटा रहे हो, इसको घटा रहे हो तो आर्क करंट घट रहा है, नीचे वाला घट रहा है, और डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, दोनों के बीच का, ये बीच का डिस्टेंस है, ये बढ़ रहा है। ये भी इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये भी इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वोल्टेज एक लेवल के बाद से, एक लेवल के बाद से जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा देते हो तो एक लेवल के बाद से वोल्टेज इतना ज्यादा आ जाता है, इतना ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाता है, इस सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस, कि वो क्या कर देता है, फिर से आर को रीस्ट्राइक करा देता है। रीस्ट्राइक मतलब फिर से आर को पैदा कर देता है। यानी अगर इस लेंथ को, ऐसा तो है नहीं इस लेंथ को तुम विदेश पहुंचा दोगे, सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, एक लिमिटेड डिस्टेंस होता है ना, उसी डिस्टेंस में ही आगे बढ़ाना है। तो उस डिस्टेंस में एक ऐसा लेवल आता है जब इसको क्या करते हो, खिसकाते जाते हो, खिसकाते जाते हो, तो आर्क एक टाइम में बुझता है, लेकिन उसी टाइम इतना ज्यादा वोल्टेज आ जाता है कि फिर से ये रिस्ट्राइक कर जाता है वोल्टेज, मतलब आर्क क्या हो जाता है, फिर से फॉर्म हो जाता है। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या बोले हैं कि ये जब मूवेबल कंटेक्ट ले जाते हो, मूवेबल कंटेक्ट को क्या कर रहे हो, यहां से खसका रहे हो, इस मूवेबल कंटेक्ट को इधर ले जा रहे हो, ठीक है, ले जा रहे हो, एक टाइम आएगा कि आर्क करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो होगा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात ध्यान से सुनना, जैसे ये मिनिमम पहुंचेगा आर्क करंट, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, आर्क वोल्टेज बहुत बढ़ जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वही क्या करता है, फिर से इतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है तो क्या होता है, फील्ड इमिशन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का मतलब होता है क्या, कि ये जो पार्ट है इसका, ये टूटने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। ये बताए थे फील्ड इमिशन क्या होता है, कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टूट के इधर जाने लगते हैं, मतलब वो क्या कर देते हैं, आर्क को फॉर्म कर देते हैं। पहले एयर का आयोनाइजेशन के थ्रू करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन अब जब एयर आयोनाइज नहीं हो पाता है तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के आगे बढ़ने लगते हैं, इसी को बोलते हैं फील्ड इमिशन। जब रिस्ट्राइक वोल्टेज आ जाता है, मतलब जब ये वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस लेवल पे क्या होता है, यहां से फील्ड इमिशन शुरू हो जाता है। फिक्स कांटेक्ट से क्या होने लगता है, फील्ड इमिशन शुरू हो जाता है। फील्ड इमिशन सीआरओ में भी पढ़ाए थे कि सीआरओ में क्या होता है, एक कैथोड ट्यूब होता है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है जब उसको वोल्टेज देते हैं। तो यहां भी सेम काम है, यहां भी फील्ड इमिशन से इलेक्ट्रॉन अब टूट के आगे बढ़ने लगेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन टूट कर, यहां से इलेक्ट्रॉन टूट कर आगे बढ़ने लगेंगे, जो क्या करते हैं, फिर से आर्क को फॉर्म करा देते हैं, फिर से आर्क को फॉर्म करा देते हैं। इसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वो कई सारे टाइप हम लोग सर्किट ब्रेकर पढ़े थे, उनको लगाना जब बहुत जरूरी होता है। ठीक है, SF6 लगाना बहुत जरूरी होता है। जो डिस्टेंस तुम बढ़ा के सोच रहे थे कि ना हम आर्क कम कर लेंगे, तो ये डिस्टेंस वाला क्या कर देता, प्रोग्राम फेल कर देता।
ठीक है, तो बात समझ में आया। इसीलिए इसके साथ कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा चीज लगाया जाता है, जैसे SF6 गैस हो जाए, ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट हो जाए, एयर बहुत ज्यादा फ्लो करा दो, ताकि एक बार सर्किट क्या हो जाए, ओपन हो जाए। जब करंट सर्किट ओपन हो जाएगा तब थोड़ी देर बाद से वो फॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एयर ब्लास्ट लगाते थे, वैक्यूम क्रिएट कर देते थे। वैक्यूम में भी बताए थे कि यही फील्ड इमिशन होता है, बताए थे ना कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, फील्ड इमिशन। जब एक हाई वोल्टेज लगा देते हो, एक वोल्टेज से ज्यादा बढ़ा देते हो, यही वोल्टेज से ज्यादा, तो उसका शुरू हो जाता है फील्ड इमिशन। जब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पढ़ाए थे तो उसमें ये बात थोड़ा सा जिक्र किए थे कि जब वोल्टेज एक लेवल से ज्यादा बढ़ाते हो तो यहां से क्या होने लगता है, फील्ड इमिशन होने लगता है, ठीक है। तो पूरा मोटा मोटी इसमें क्या तुम्हारा रिजल्ट निकला है कि जब तुम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आर्क करंट कम हो जाएगा, एकदम मिनिमम हो जाएगा, लेकिन उसी टाइम वोल्टेज क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो क्या करता है, इसका फील्ड इमिशन के थ्रू फिर से एक आर्क को फॉर्म कर देता है। फील्ड इमिशन मतलब क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन टूटने लगते हैं, इसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन टूट टूट कर आगे बढ़ने लगते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वो आर्क की तरह में दिखता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसी बात को जा रहे हैं हम लिखवाने। समझ में आया तुम लोग को? भाई बता दो, उधर से रिस्पांस करो। विकास समझ में आया? बोल रहे हो यार? चलो देखो, तो इसको लिखोगे कैसे, ठीक है। समझ में आया गया ना? थोड़ा तुमको समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो क्या बताएं, एक बार और बोल देते हैं, उसको लिखवा भी देते हैं कि एक लेवल से ऊपर जब वोल्टेज लगा दोगे, वोल्टेज मतलब क्या, जब आर्क करंट 0 हो जाएगा तो ये आर्क वोल्टेज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो क्या कर देता है, आर्क को रीस्ट्राइक करा देता है। किसके थ्रू रीस्ट्राइक कराता है? रीस्ट्राइक मतलब फिर से पैदा कर देता है, किसके थ्रू, इसके फील्ड इमिशन के थ्रू, ठीक है। तो यही बात तुम्हें याद रखना है। चलो, इसको लिखना कैसे है वो देख लो। इट इज वोल्टेज which appear it is voltage which appears across circuit breaker at complete arc quenching। मतलब जब आर्क एकदम क्या होता है, बुझ जाता है, तब ये वोल्टेज क्या होता है, आता है, आर्क क्विंचिंग। और ये क्या कर देता है, फिर से रिस्ट्राइक करा देता है आर्क को। जब तुम आर्क एकदम बुझा रहे हो, उसके बाद से, ठीक है, उसके बाद से जो वोल्टेज आता है उसे ही क्या बोलते हैं, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं, या ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। तो क्या लिखे हो, इसका क्या किए हो, व्हेन डिस्टेंस, इसको क्या कैसे आया, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर इज इंक्रीज, when distance between circuit breaker is increased very much to quench the arc, ठीक है, to quench the arc, the arc is re-striked, the arc is re-striked, मतलब re-striked मतलब क्या, फिर से आ जाता है, the arc is re-striked due to arc voltage। किसके थ्रू, आर्क वोल्टेज के थ्रू क्या हो जाता है, रिस्ट्राइक्ड हो जाता है, ठीक है, रिस्ट्राइक्ड ड्यू टू आर्क वोल्टेज फील्ड इमिशन, ब्रैकेट में लिख लेना।
ठीक है, आर्क वोल्टेज के थ्रू क्या होता है, फील्ड इमिशन हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसका जो फार्मूला होता है उसको देखो क्या होता है, टीआरबी का फार्मूला। इतना बात याद हो गया। इट इज वोल्टेज विच अपीयर अक्रॉस सर्किट ब्रेकर एट कंप्लीट आर्क क्विंचिंग। ये वोल्टेज वो होता है जो क्या होता है, जब कंप्लीट आर्क को क्विंच कर दे रहे हो तब आता है। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर इज इंक्रीज वेरी मच टू क्विंच द आर्क इज रीस्ट्राइकेड अगेन, द आर्क इज रीस्ट्राइकेड अगेन ड्यू टू आर्क वोल्टेज। और आर्क वोल्टेज से क्या होता है, फील्ड इमिशन होने लगता है। फील्ड इमिशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है फिक्स कंटेंट का, जो इलेक्ट्रोड मतलब आगे का पार्ट जो होता है उससे फील्ड इमिशन होने लगा। फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। तो ये बात याद रखना। इसका जो फार्मूला होता है उसको देखो क्या होता है, टीआरबी का फार्मूला, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, कितना उसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है ये भी पूछता है। टीआरबी का फार्मूला होता है Vm 1 माइनस कॉस टी रूट में एलसी। ये क्या है, ये किस पे, जैसे तुम बताए थे ना कि एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है, जहां तक सर्किट ब्रेकर लगा रहता है वहां से और सप्लाई से उनके बीच का इंडक्टेंस और उनके बीच का कैपेसिटेंस, और जहां फॉल्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इंडक्टेंस क्या है, सप्लाई से सर्किट ब्रेकर तक जो ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू है। कैपेसिटेंस क्या है, सर्किट ब्रेकर जहां लगा है उसके अक्रॉस कितना कैपेसिटेंस है। और टी क्या है, टाइम, कितने टाइम में ये ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, ये टी क्या दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। बाकी ये मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, तो ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है टीआरबी का। अब इसमें पूछता है मैक्सिमम कितना हो सकता है, फॉर मैक्सिमम टीआरबी। टाइम कितना हो रहा है जरा बताना, 6 बजेगा तुरंत बताना। फॉर मैक्सिमम टीआरबी 55, फॉर मैक्सिमम टीआरबी कितना होगा। अब इसको मैक्सिमम करने की कोशिश करो, तो काश का कितना मान हो सकता है, एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक -1 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, यही 3 मान होता है। ठीक है, 0, 1 और -1, और सब तो इससे कम ही होगा। अब बताओ अगर 0 रखे तो ये मैक्सिमम थोड़ी ना होगा, Vm बत होगा। 1 रखे तो ये 0 हो जाएगा, -1 रखे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब इसका पूरा मान -1 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल पूरा बड़ा हो जाएगा कि नहीं बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे क्या रखोगे, कास टी बटे रूट एलसी का मान कितना रख दोगे, -1। अब -1 किस कास का मान होता है, कास पाई का मान होता है। किसका मान होता है, कास पाई का मान होता है, 180 का मान होता है। यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टी बराबर, दोनों कास से कास खत्म नहीं होता, कंपेयर करते हैं, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, पाई रूट एलसी हो जाएगा कि नहीं। इतने टाइम में क्या आ जाएगा, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज आ जाएगा। कितने टाइम में क्या आएगा, मैक्सिमम ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज इतने पे आ जाएगा, टी बराबर पाई रूट एलसी पे। अब इसी को यहाँ पे रख दो, तो कितना होता है ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, जितना मैक्सिमम वोल्टेज उस पर लगाए हो उसका डबल आ जाता है रिकवरी वोल्टेज। मतलब अगर 33 kV अक्रॉस से सर्किट ब्रेकर के, तो किसमें बदल जाएगा, 66 kV पे। अगर ये मैक्सिमम दिया है तब, तो ये भी क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, डबल हो जाता है ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम के केस में। तो 1 -1 कितना हो जाएगा, Vm 2 हो जाएगा, यानी 2 Vm हो जाएगा। तो ये कई बार पूछा हुआ है, मैक्सिमम ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज कितना होता है, तो कितना होता है तुम्हारा, 2 Vm के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, लास्ट है रेट ऑफ राइज ऑफ ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, उसको भी देख लो कौन से रेट से ये आता है। ठीक है, कौन से रेट से ये आता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, मतलब वो बताता है कौन से रेट से आता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, उसे ही क्या बोलते हैं, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो अगला टॉपिक यही है, इसको पढ़ते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज ये फार्मूला होता है
इसमें टी क्या डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, रूट एलसी क्या डिनोट कर रहा है, इसके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है, टीआरबी क्या बता रहा है, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज कितने वोल्टेज बनाएगा, कितने पे ये बनेगा, कितने टाइम में कितना ये ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज बनेगा, ठीक है, कितना इसका मैक्सिमम हो सकता है, तो 2 वीएम के बराबर, 33 के भी लगाए हो तो 66 के भी आएगा, 700 के भी लगाए हो तो 1400 के भी आ जाएगा, इतने में तो क्या कर देगा, पूरा स्वाहा कर देगा। अगला पढ़ते हैं हम लोग रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, उसको भी देख लेते हैं, ये खत्म करते हैं टॉपिक, कल से रिले शुरू होगा। ये याद रख लेना, जो यहाँ पे रिजल्ट आया था टी बराबर क्या, पाई रूट एलसी, ठीक है, ये क्या कब है, जब मैक्सिमम रिकवरी वोल्टेज आएगा तब, ठीक है, जब मैक्सिमम ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज आएगा किस पे डिपेंड करेगा, पाई एलसी, इतने टाइम में ये क्या कर देगा, मैक्सिमम ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज ला देगा, तो ये याद रखना। अगला क्या है, राइज ऑफ, इसको कल ही बता देना चाहिए था, लेकिन चलो 6 बज गया ना, चलो कोई बात नहीं, देख लो 5 मिनट। अगला क्या है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज, इसको कल डिटेलिंग कर देंगे, आज बस थोड़ा समझ लो। रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज या रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ, क्या हेडिंग, रिकवरी वोल्टेज या रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मतलब किस रेट से रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ये क्या है, ट्रिपल, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ट्रिपल आरबी, यहाँ एक आ रहे, यहाँ एक आ रहे, यहाँ एक आ रहे, यहाँ बी है, इसी को क्या बोलता है, ट्रिपल आरबी, ठीक है, तो कभी कभी ट्रिपल आरबी ही पूछ देगा क्या है, तो ट्रिपल आरबी क्या होता है भाई, इसको रेट निकालना है तो क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और किसको, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज को, किसको हमें क्या करना है, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज को टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देना है, उसको डिफरेंशिएट कर देना है, बात हो जाएगा। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पर उसी का मान रख दो, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज का, वही ट्रिपल आरबी का वैल्यू होता है। ये बताता क्या है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज, किस रेट से रिकवरी वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, किस रेट से रिकवरी वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब पर सेकंड कितना बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना 1 सेकंड में 10 एम्पियर जा रहा है, तो 2 सेकंड में कितना होगा, रेट ऑफ राइज बता रहे हो तो ये 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा, अगले तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर हो जाएगा, राइज करवा रहे हो ना, तो 1 सेकंड में अगर 10 एम्पियर आ रहा है तो 2 सेकंड में 20 एम्पियर, 3 सेकंड में 30 एम्पियर, ठीक है, तो ऐसे ही ये भी है, तो ये बता रहा है कितना रिकवरी वोल्टेज किस रेट से आ रहा है, पर सेकंड कितना बढ़ रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, वीएम 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे, चलो थोड़ा टाइम का कमी है, नहीं तो वीएम हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो गया, और ये करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, कास का माइनस साइन, और टी बाई रूट एलसी, और फिर इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन रूट एलसी, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा वीएम बाई रूट एलसी, और ये क्या हो जाएगा, साइन टी रूट एलसी, इतना होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल आरबी हो जाएगा। अब इसका भी पूछता है मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम का केस यहां क्या रखोगे, 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली पूछा हुआ है ईएससी के एग्जाम में, ट्रिपल आरबी का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो इसके जगह 1 रख दो, बीएम अपॉन रूट एलसी। जेई में पूछा हुआ है ट्रिपल आरबी किस पे डिपेंड करता है, तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। जेई में क्वेश्चन यहां से क्या आया है कि ट्रिपल आरबी किस पे डिपेंड करता है, तो एल और सी पे डिपेंड करता है, बोथ पे, ऑप्शन में रहता था बोथ एल एंड सी, तो उसको लगाना था, ठीक है, और इसमें क्या बताना है, ट्रिपल आरबी का मैक्सिमम मान कितना होता है, बीएम अपॉन रूट एलसी, और मैक्सिमम के केस में कितना टाइम होगा तो उसको भी निकाल दो, यहां से साइन टी बटे रूट एलसी बराबर क्या, साइन पाई बाई 2,
ठीक है, तो यहां से साइन सा साइन कंपेयर हो गया, टी बराबर हो जाएगा तुम्हारा पाई रूट एलसी डिवाइड बाई, ठीक है, उसमें डिवाइड बाई 2 नहीं था, किसमें, इसके पहले वाले में, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज में, मैक्सिमम के केस में, यहां बटे में 2 आ गया। तो ये दोनों फार्मूला, तीनों फार्मूला याद रखना, काम आ जाएगा तुम्हारे अच्छे, मतलब कि स्कोर करने के लिए काम आ जाएगा, मतलब रैंकर बनने के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, टॉप 100 में आना है तो इसके लिए ये पढ़ना पड़ेगा, और इतना इजीली जल्दी समझ में नहीं आता ये सब चीजें। ठीक है, हो जाएगा ना ये। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अच्छा लगे तो शेयर लाइक कर दिया करो, शेयर ज्यादा किया करो।